हेलो। हाँ भाई, तो कल हमने क्या देख लिया था? कल हमने देख ली थी स्पीड ऑफ इमेज कैसे आती है। दो केसेस थे, एक अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस हो, एक केस था जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस हो, और फिर तीसरा केस भी हमने देख लिया था जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑब्लिक होती है ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, जिसमें केस आ गया था कि अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर ही है तो सिंपली दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं, और अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर नहीं है तो फिर हमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ लेते हैं इसमें। जो है इमेज फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कई सारे रिफ्लेक्शन के बाद, जनरली 2 या 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ फॉर्म हुई है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो बता दिया जाएगा कि पहले रिफ्लेक्शन किस पे कराना है, बाद में रिफ्लेक्शन किस पे कराना है। बेसिकली एक मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है अगर रिफ्लेक्टेड रे उसके ऊपर गिरे तो। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि मान लो कि आपके पास एक मिरर है यहाँ पर। ठीक है ना? और इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट दी गई है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरा मिरर भी रखा है। तो ऑब्वियसली लाइट तो चारों डायरेक्शन में जाती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है, तो रे तो m1 पे भी गिरी होगी, और इसको अगर मैं m1 बोल दूं, इसको अगर मैं m2 बोल दूं, तो m1 पे भी गिरी होगी, m2 पे भी गिरी होगी, फिर हो सकता है m1 पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके m2 पे गिरी हो, m2 पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके m1 पे गिरी हो। तो क्वेश्चन वाला आपको स्पेसिफाई कर देगा, जैसे कि मैं आपसे बोल दूंगा फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज formed आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? और बता दिया जाएगा कि आपको फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां मानना है। कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m1। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, सिंपली m1 के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओगे और पता करोगे कि भाई इमेज कहां फॉर्म हो रही है। ठीक है ना? इससे मान लो कि आपकी इमेज 1 यहाँ पे बन गई। अब आप ये चेक करोगे कि m1 पे रेज गिरने के बाद जब टकरा के लौटती हैं तो भाई m2 पे गिरती भी हैं या नहीं। अगर ये रेज आके m2 पे गिर रही हैं तभी ये जो इमेज I1 थी ये m2 के लिए कैसा काम करने लग जाती है, ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है। और फिर हम सिंपली मिरर 2 पे क्या कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इमेज फॉर्मेशन का, और इस तरह से आप बताते हो इमेज के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? एक डेटा के साथ एग्जांपल देखेंगे या क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो मान लो इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, ये फोकल लेंथ मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया गया है जिसकी डिस्टेंस जो है वो है 100 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं O,0,0, तो आपको बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। और मानना है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो किस पे हुआ है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन m1 हुआ है। इसको m1 बोल दो और इसको m2 बोल दो। बताओ जरा।
चलो देख लो। तो सबसे पहले आपको M1 पे रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। तो रेज किस तरह जाएगी, इस तरह से रेज जाने वाली है। तो ये डायरेक्शन में ले लेता हूँ पॉजिटिव। ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए अगर मैं फोकल लेंथ लिखूं तो वो नेगेटिव होगी, u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इमेज की लोकेशन पता कर लेते हैं। तो 1/f ये होना चाहिए 1/v प्लस 1/u। यहाँ से मिल जाएगा -1/20, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/30। 1/v आपको मिल गया 1/30 माइनस 1/20, यानी कि v की वैल्यू आपको क्या मिली, -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, इमेज जो है पीछे की तरफ फॉर्म होगी 60 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा अगर ओरिजिन है तो इससे 60 सेंटीमीटर पीछे, यानी यहाँ पर कुछ आपकी इमेज 1 फॉर्म हो रही होगी। समझ आ रही है बात। तो पहला रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हुआ होगा, उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस जगह फॉर्म हो रही है, कुछ इस जगह पर, इस तरह से। अब ये रेज आगे चल के हमारे मिरर पे गिरेंगी, तो ऑब्वियसली ये जो इमेज फॉर्म हुई है, ये जो इमेज फॉर्म हुई है, यही आपके मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाली है। और सेकंड रिफ्लेक्शन किस पे होगा, प्लेन मिरर पे। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन मिरर के लिए तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब ये टोटल 100 था, ये 60 है, ये हमारा 60 है, निकाल चुके हैं हम। तो मिरर से दूरी जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट की कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो 40 सेंटीमीटर पीछे वो इसकी इमेज फॉर्म कर देगी, यानी यहाँ पे बनेगी I2 और ये डिस्टेंस क्या होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। तो कोऑर्डिनेट जो हो गए वो सिंपली क्या हो गए, 40,0, क्योंकि ऑरिजिन हमने माना था प्लेन मिरर के ऊपर। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी को। एक बार और नहीं होगा बेटा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1 मानना है, तो इमेज फॉर्म कहाँ होगी, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन बोला गया था, ठीक है ना। सेकंड M2 के ऊपर हो गया, और M2 के ऊपर होके ही तो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पर बनी है, ठीक है ना। बेटा -40 कैसे होगा, आप देख नहीं पा रहे हो क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज उसकी राइट साइड बनी है, तो प्लस होगा ना भाई। सिंपल क्वेश्चन था। और एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड में मेरे पास कब रीच करेंगे। अरे यार दिख तो रहा है, मैंने रे डायग्राम बनाया, उसके बाद भी डाउट आ रहा है आपको। यहाँ से रेज मिरर पे जाके गिरी हैं, मिरर से टकराने के बाद वो 60 से पास कर रही है और सीधे जाके मिरर पे गिर रही है। दिख नहीं रहा डायग्राम। चलो दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ये M1 है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर में ले रहा हूँ 40 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। और यहाँ आपका M2 है, या एक सेकेंड, ठीक है ना, ये हमारा M2 है। तो आपको बतानी है इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, ठीक है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1,
ये कंसिडर करते हुए आपको पहले बताने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, साइज, ओरिएंटेशन एंड नेचर, ये सब बताना है हमें। इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे m1 के ऊपर रिफ्लेक्शन कराना है, तो रेज हो जाएगी वो इस तरफ जाएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो m1 के लिए अगर हम लिखें तो फोकल लेंथ, तो वो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ गई। u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। लगा दो 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू हमें मिली 1/f यानी 1/20 माइनस 1/u -20, तो v की वैल्यू आपको यहाँ से मिली 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर हमारी इमेज 1 बनी है और ये दूरी है कितनी 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो होना चाहिए -v जो कि 10 है बाई u जो कि -20 है, तो ये हो गया 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज हमें यहाँ से मिली 2 सेंटीमीटर। यानी कि पहली बात तो हमारी इमेज बनी है, और वो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, और कहाँ पर बनी है, मिरर के पीछे बनी है 2 सेंटीमीटर हाइट की। तो ये है आपकी इमेज 1 जिसे मैं I1 कह सकता हूँ। ठीक है, हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, वर्चुअल है, और डिस्टेंस इसकी 10 सेंटीमीटर हमें दिख ही रही है। अब ये रेज एक बार इस पर टकरा चुकी है, तो अब जाके किसके ऊपर टकराएंगी, दूसरे वाले मिरर के ऊपर टकराने वाली है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसके लिए, M2 के लिए। तो M2 के लिए अगर मैं देखूं तो अब रेज किस तरह से ट्रैवल कर रही है, राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है जब हम M2 पे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो इससे आगे वाला डेटा सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो M2 के लिए फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। U भी इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। U कितना होगा, तो ये 50 आपको दिख रहा है और ये 10 यानी कि 60। तो आपको वैसे तो दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी कहाँ बनती है, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनती है। अगर वो नहीं समझ आता तो लगा सकते हैं 1/f, ये होना चाहिए 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हमें v मिल जाएगा कितना, -60, यानी कि इमेज वहीं की वहीं बनने वाली है। मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए यहाँ पे मैग्निफिकेशन, तो वो हमें मिल जाएगा -v/u यानी कि -1। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ये होनी चाहिए -2 सेंटीमीटर। -2 का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड। तो इमेज 2 जो बनी है वो इसी जगह पे बनी है, बस वो 2 सेंटीमीटर लंबी है, इन्वर्टेड है। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली I2 के लिए कोऑर्डिनेट्स तो क्या हो गए, ये अगर ओरिजिन है तो 60 सेंटीमीटर पीछे यानी कि -60। ठीक है ना, कॉमा आप अगर देखो 0 इमेज की लोकेशन है। ठीक है ना, -60, 0 इमेज की लोकेशन हो गई। और साइज की अगर बात की जाए तो 2 सेंटीमीटर डिमिनिश्ड हो गया ये। और अगर बात की जाए इन्वर्टेड, पलटा हुआ है। ठीक है ना, और पीछे बनी है मिरर के, इसलिए कैसी है, वर्चुअल। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है?
रियल कैसे बनी है मेरे भाई? मिरर के पीछे बन रही है, दिख नहीं रहा है क्या? थर्ड रिफ्लेक्शन हो जाने लग जाएगा। मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के पीछे रियल दुनिया कब से हो गई? किसी के रिस्पेक्ट में रियल या वर्चुअल नहीं होता है विदित मेरे भाई। रियल या वर्चुअल तुम्हारे रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में नहीं होता है। रियल एक्चुअली उसे बोला जाता है जिसको कि आप स्क्रीन के ऊपर ले सको, और वर्चुअल होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर आप नहीं ले सकते। तो इसे आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि ये एक मिरर के पीछे फॉर्म होने जा रही है, ठीक है ना। थर्ड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको इमेज दिखेगी नहीं। समझ आ रही है बात? कहाँ फॉर्म हो रही है? पीछे की तरफ फॉर्म हो रही है। इसको भी सेकंड इमेज समझ नहीं आई है बेटा, उसमें कुछ है नहीं। कई सारी इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखेंगी। तो रियल कब होता है बेटा? मिरर के पीछे नहीं हो तो रियल, मिरर के आगे होना चाहिए। यहाँ कहीं बन गई होती, अगर इनके बीच में कहीं बन गई होती तो हम रियल बोलते हैं उसे। इनके पीछे अगर बन रही है तो आप इस तरह से एक्सटेंड करके ही दिखा पा रहे हो ना इमेज को। ये याद रखो कि रियल इमेज बनाने के लिए, रियल इमेज तब बनती है when light rays when light rays actually intersect to form it, ठीक है ना। तो हम रियल इमेज कहते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज हम कब कह देते हैं? when light rays appear to intersect। तो यहां क्या हुआ मेरे भाई? क्या यहाँ पे रेज 60 सेंटीमीटर पे जाके सही में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं, वो सिर्फ अपीयर कर सकती हैं, इसलिए वो इमेज कैसी हो गई है? वर्चुअल हो गई है। समझ आई क्या बात? और एक करने की आवश्यकता, बोलो भाई। बिल्कुल, मेन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही आप देख के बताओगे डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, सब कुछ इनिशियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से बताया जाएगा। नहीं करने की जरूरत है फिर तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला सब कर लेंगे। ठीक है ना। तो दो मिरर्स हैं लेकिन दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस सेम नहीं है, दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस कैसी है? अलग अलग है। दोनों की डिफरेंट ऑप्टिकल एक्सिस है, दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस के बीच का डिफरेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है नेचर, वही सब, लोकेशन, साइज, या मैं कह सकता हूँ नेचर, लोकेशन, ठीक है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस of M2 after second reflection
फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको लेना है किस पे, ऑन M1, ठीक है ना। ट्राई करो। m-1 है तो साइज डिमिनिश क्यों हुआ बेटा, m-1 है तो वो इसके रिस्पेक्ट में -1 है, इसके रिस्पेक्ट में, इसकी हाइट 2 थी तो इसकी भी हाइट 2 आ गई, तो इसके रिस्पेक्ट में -1 है। पर अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख के उसकी इमेज देखोगे, आपको तो ये दिख रही है ना ऑब्जेक्ट, तो आप तो सोचोगे इसकी इमेज बनी है, तो इसकी इमेज तो छोटी बनी है ना, और इन्वर्टेड भी बनी है। समझ आ रही है बात। दोनों ने मिलके मैग्निफिकेशन -1 थोड़ा ही किया है, दोनों का मिलके मैग्निफिकेशन तो अलग है ना, इसने तो छोटा किया कि नहीं किया। तो फाइनल बताना होता है इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। चलो भाई देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले m1 के लिए तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव हो गई, u भी इसका नेगेटिव हो गया, लगा दो 1/20, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/30, 1/v आपको मिला 1/30 माइनस 1/20, v आपको मिला -60 सेंटीमीटर। यानी कि पहले वाले ने जो इमेज बनाई है वो कहाँ बनाई होगी, 60 सेंटीमीटर पीछे बनाई होगी, नहीं यहाँ पर। और ऑब्वियसली पॉइंट ऑब्जेक्ट थी तो पॉइंट ही इमेज बनी होगी, ठीक है ना। तो बस साइज तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारी पहली इमेज फॉर्म हो गई होगी, ये रियल फॉर्म हुई थी, ठीक है ना, समझ आ रहा है, क्योंकि रियली रेज यहाँ पे मीट कर रही होंगी तो ये रियल फॉर्म हुई है। अब उसके बाद ये रेज जाके किस पे टकराएंगी, M2 पे टकराने वाली है। लेकिन M2 के लिए अब अगर मैं देखूं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, M2 के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई है -30 सेंटीमीटर। U अगर मैं देखूं तो U भी कितना है, ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये क्योंकि 60 है, टोटल 100 था तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो U नेगेटिव है -40 सेंटीमीटर। और इसमें इसे हाइट दिखेगी, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑप्टिकल एक्सिस से जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी डिस्टेंस आप देख सकते हो सीधे सीधे 4 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में बोल सकता हूँ 4 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला लगा दें अगर 1/f, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/v की वैल्यू 1/40 माइनस 1/30, तो v आपको यहाँ से मिलेगा कितना, -120 सेंटीमीटर। v आया -120 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, -120 सेंटीमीटर यानी यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 120 सेंटीमीटर अगर हम पीछे चलें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मिरर के पीछे पहुंच जाएंगे, और यहाँ कहीं बनने वाली होगी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर और पीछे यहाँ बनेगी आपकी I2। समझ आई बात। मैग्निफिकेशन में अगर निकालता हूँ, M2 के लिए कर रहे हैं सब कुछ, मैग्निफिकेशन निकाले तो -v/u, ये होना चाहिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 4 सेंटीमीटर पता है, यहाँ से मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर यानी कि क्या मतलब हुआ, इस ऑप्टिकल एक्सिस से नीचे 12 सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है, इसकी ऑप्टिकल एक्सिस से नीचे 12 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हुई होगी, यानी इमेज 2 यहाँ पे फॉर्म हो रही है कुछ, I2 यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल एक्सिस के कहाँ थी, ऊपर थी इनिशियली अगर देखी जाए, और फाइनली इमेज कहाँ है, नीचे है। तो आंसर क्या क्या होगा हमारा, पहली बात तो वर्चुअल फॉर्म हुई है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स में क्या बोल सकता हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -120, -12, ठीक है ना, उसकी ऑप्टिकल एक्सिस ही ओरिजिन थी तो वहां से 12 सेंटीमीटर नीचे, और साइज की तो यहाँ पे बात होगी नहीं, डिमिनिश्ड है या वो है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उसकी दूरी बता सकते हैं हम, ठीक है ना। बस वर्चुअल है, डिस्टेंस ये मिल गया है, और डिस्टेंस अगर पूछा जाए वैल्यू में तो डिस्टेंस कितना है ऑप्टिकल एक्सिस से, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी को। आसान है ना भाई, और करने की जरूरत है क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर।
कैसा भी कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ, ठीक है ना, कॉनकेव 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 कॉन्वेक्स 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 प्लेन, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप समझ गए हो, रिपीटेटिव है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। सिर्फ आपको मिरर फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। हाँ मेरे भाई सौरभ, नीट में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है और ये जल्दी भी सॉल्व हो जाता है कि नहीं। सिर्फ 2 बार रिफ्लेक्शन ही तो लगाना है, और क्या करना है भाई। सेकंड रिफ्लेक्शन से ज्यादा तुम खुद जानते हो, सिर्फ टीडीएस हो जाएगा। देखो यार, जेई ऐसा एग्जाम है जो आपसे फालतू टाइम पास थोड़ी ना कराना चाहेगा, अच्छी चीजें पूछेंगे। अगर वो समझ गए आप 2 बार में निकाल सकते हो तो 3 बार में भी निकाल ही सकते हो। टाइम क्यों वेस्ट करेगा कोई आपका, है कि नहीं। कंसेप्ट वही होता। अब कोई तीसरी बार पूछता तो क्या करता, इसको मैं ऑब्जेक्ट बना देता उसकी, चौथी बार पूछता तो वो तो एक ही बात हो, रिपीटेटिव हो जाएगा। प्रोसेस समझ आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। अब इसके बाद जो मेंस और नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ठीक है ना, नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, बिल्कुल बेटा, अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है नहीं बताएंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो बताएंगे ऑब्वियसली फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, वरना तो 2 आंसर आ सकते होंगे। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, तो सबसे पहले आपको इंटेंसिटी पता होना चाहिए। क्या हो जाती है इंटेंसिटी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता हो। इंटेंसिटी आई हो जाता है बेसिकली पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया। समझ आ रही है बात, यानी कि एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गिर जाती है उसे हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो सिंपली पावर बाय एरिया या एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। यूनिट हो जाती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है क्या बात। ठीक है, तो टोटल एनर्जी फॉलिंग किसी एरिया पे अगर आपको चाहिए, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हम सिंपली कैसे बता सकते हैं, इंटेंसिटी इनटू एरिया। किसी भी सरफेस की अगर आपको इंटेंसिटी पता है और एरिया पता है तो आप उस पर गिरने वाली टोटल एनर्जी का पता लगा सकते हो, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो गिर रही होगी। और एक चीज होती है जो है पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी, जो कि हमें याद रखनी होती है सिर्फ पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी। तो आपको याद रखना है अगर P पावर का पॉइंट सोर्स है तो वो लाइट को चारों डायरेक्शन में फेंकता है, और हमारे पास वेव फ्रंट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, स्फेरिकल। तो अगर आपसे कोई r डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी पूछ लेता है तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है पावर बाय स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि 4πr²। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये चीज हमने देखी है पहले, ठीक है ना। ये हो जाता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, तो हेडिंग अगर मैं लिखूं तो वो आती है फाइनल इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इसका, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान लो कि आपके पास ये एक प्लेन मिरर है और आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, ये M1 और ये M2। मैं बोल देता हूं कि इनके बीच में एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है जिसकी पावर P है। तो S हमारा सोर्स है जिसकी P जो है वो क्या है, पावर है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कि x है, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं 4x है। यहाँ पॉइंट मान लो A और यहाँ पॉइंट मान लो B। समझ आई क्या बात, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड इंटेंसिटी, फाइंड नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट at B after first reflection from M2। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है, देखो इसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा आपको ये पता है, क्योंकि ये पैरेलल मिरर्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तो इनफाइनाइट होने वाले हैं, है ना। तो बात ये हो रही है कि जनरली क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले दुनिया में सिर्फ M1 था और आपकी ऑब्जेक्ट थी, तो पहले कुछ इंटेंसिटी थी, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने M2 को लाके और रख दिया, तो अब आपको बतानी है कि नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन को कंसिडर करना होता है, समझ आ रही बात। तो ये मीनिंग होता है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा सिंपली क्या, इफ M2 is placed in front of M1, find the net intensity of light, find the net intensity of light at B। ठीक है ना। यानी कि पहले अगर सिर्फ M1 होता तब क्या इंटेंसिटी होती लाइट की B पॉइंट पे, और बाद में अगर M2 भी आ गया तो इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की B पॉइंट पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहले मैं कह दूंगा फॉर ओनली M1, अगर दुनिया में सिर्फ M1 होता तो ऐसा मानो कि यहां से रेस चल के आती सीधी सीधी और इसके ऊपर आके गिरती, तो कुछ इंटेंसिटी आती I1, आती कि नहीं। I1 की वैल्यू क्या हो जाती, वो हो जाती P बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है, P बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये सिंपली क्या आ गई इंटेंसिटी यहां पर। अब क्या होगा, आप मिरर M2 पुट करोगे तो बताओ इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। अगर मैं मिरर M2 को पुट करूंगा तो लाइट की इंटेंसिटी B पॉइंट पे बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, थोड़ा सा सोच के बताना। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब घट क्यों जाएगी विदित, अरे यार तुम सोचना बंद कर दिया तुमने। मेरे को एक बात बताओ, सीधी सी बात है, एक लैंप रखा हुआ है आपके आंख के सामने, आपको उसकी लाइट दिख रही है, ठीक है ना। अब उस लैंप के ऑपोजिट साइड पे अगर एक मिरर लगा दूं मैं, तो आपकी आंख में जाने वाली रोशनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अरे सीधी रोशनी जो आ रही है वो तो आ ही रही है, और पहले यहाँ की रोशनी चली जाती थी, है कि नहीं। पर आपने मिरर रख दिया तो अब रिफ्लेक्शन के बाद वो भी आपके ऊपर आ रही होगी, तो इंटेंसिटी तो क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब वही हमें पता करना है कि कितनी इंटेंसिटी होने वाली है, कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी इफेक्टिवली, समझ रहे हो। तो अब देखो उसे कैसे हम करेंगे। ये जो मैंने निकाली है ये कहलाती है आपकी डायरेक्ट इंटेंसिटी, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटेंसिटी। और अब जो मैं निकालूंगा वो मैं निकालना चाह रहा हूं रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन की वजह से आई है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस x है और ये 4x है। तो अब इस पर रे गई होगी इस तरह से, है कि नहीं। इसने इसकी इमेज बनाई होगी, कहां बनाएगा ये इमेज, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि M2 ने, मिरर जो M2 है उसने इमेज यहां बनाई होगी, और वो डिस्टेंस भी क्या होगी 4x ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब रेज कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहां से आती हुई लगनी चाहिए रेज, तो ये इस तरह से जाएगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अच्छा, अब जनरली हम सब कुछ डील किसके साथ कर रहे होते हैं, जनरली हम डील कर रहे होते हैं पैरेक्शियल रेज के साथ, समझ आ रही है बात। तो ये समझना कि ये डिस्टेंसेस ना बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं मानना है कि लाइट स्प्रेड हो गई है, वो सब ज्यादा दिमाग वाली बातें नहीं सोचनी है आपको, मानना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा ये इस मिरर के ऊपर कैसा शेप बन रहा होगा, क्या आप ये बता सकते हो, मिरर के ऊपर शेप कैसा बनेगा, क्या शेप बनेगा इस रिफ्लेक्टेड लाइट का मिरर के ऊपर, जल्दी बोलो, शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इस सबको फील आनी चाहिए कि शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो सर्कल होगा,
समझ आ रही है बात? चलो, सर्कल बन रहा होगा, तो यहां से जितनी भी एनर्जी फ्लो करके इस मिरर के ऊपर गिरी है, आप देख सकते हो कि वही एनर्जी तो रिफ्लेक्शन के बाद इतनी के ऊपर गिरी है। इस मिरर पे इतने रीजन में जो एनर्जी गिरी है, इस मिरर पे इतने ही रीजन में वो एनर्जी गिरी होगी। अरे है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब अगर मैं इसे एंगल थीटा बोल दूं, तो ये एंगल भी क्या है मेरा? थीटा है। अच्छा, तो मैं इसको अगर रेडियस r1 बोल देता हूं, या r ही रेडियस बोल देता हूं, तो देखो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा को मैं लिख सकता हूं r/4x। लिख सकते हैं कि नहीं? और सिमिलरली इस ट्राइंगल से, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल से, ये जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है इसको कंसिडर कर लूं, ठीक है ना, इस वाले ट्राइंगल को, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं? ये दूरी अगर y है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं y बाय कितना होगा? 4x और 9x। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक क्लियर है कि नहीं? वापस नहीं बताऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं। ये एंगल थीटा था, सिर्फ मैंने यहां से इसका छोटे ट्राइंगल का tan थीटा लिखा है और बड़े ट्राइंगल का tan थीटा लिखा है। बात समझ आई क्या? ठीक है। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिली कि y बराबर जो होगा वो होगा 9/4 इंटू एक्स। ये रिलेशन मिल गई, ठीक है ना? तो अब इंटेंसिटी बेसिकली आपकी होने क्या वाली है? इंटेंसिटी आपकी होने क्या वाली है? तो इंटेंसिटी हो जाती है पावर बाय एरिया, सीधी सी बात है कि नहीं? तो यहां की जो पावर इसके ऊपर गिरी है, जितनी पावर, जितनी एनर्जी पर सेकंड यहां गिर रही है, क्या उतनी एनर्जी पर सेकंड यहां गिर रही है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। क्या जितनी एनर्जी यहां गिर रही है, क्या वही एनर्जी तो रिफ्लेक्ट होकर यहां गिर रही है? यानी कि पावर ऑन m1 इज इक्वल टू पावर ऑन m2, सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ आ रही है बात? और पावर क्या हो जाती है? सिंपली एनर्जी बाय एरिया, इंटेंसिटी इनटू पावर। बेसिकली क्या हो जाएगी? एनर्जी पर यूनिट एरिया। वही तो होने वाली है। वो सब नहीं मानना बेटा, प्योर रिफ्लेक्शन है, एब्जॉर्प्शन वगैरह की बात नहीं आ रही है यहाँ पे। एक्स्ट्रा चीजें मत सोचो, ठीक है ना? तो सीधे से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी आने वाली है, ये एनर्जी तो सेम है। तो यहाँ की इंटेंसिटी I1, ये देखो मैं किस पे कर रहा हूँ, अच्छा पहले इस पे कर देते हैं, M2 पे। तो M2 पे इंटेंसिटी अगर थी I2 बोल देता हूँ इसे मैं, तो I2 इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ यार, तुम लोग मतलब बाप रे बाप। I2 बराबर I2 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी एनर्जी होगी। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई रिफ्लेक्टेड, जो यहाँ पे पहुंची होगी रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, इंटू पाई वाई स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा है, ये सबको क्लियर है कि नहीं है? ये जो मैंने लिखा है सबको क्लियर है कि नहीं है? मैंने सिर्फ यहाँ पे गिरने वाली टोटल एनर्जी को यहाँ की गिरने वाली टोटल एनर्जी के इक्वल कर दिया है, सिर्फ ये किया है मैंने। तो आई रिफ्लेक्टेड मुझे जो मिली, वो मिली I2 आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हो I2 इंटू आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 16/81। समझ आई क्या बात? ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अच्छा, I2 में निकाल सकता हूं। I2 तो सिंपली क्या होगा? I2 है डायरेक्टली इस पे गिरने वाली एनर्जी, इंटेंसिटी। अरे समझ आ रही है बात? तो I2 को मैं क्या कह सकता हूं? पावर बाय 4 का स्क्वायर, यानी कि P बाय 64 पाई एक्स स्क्वायर। अरे ये बात समझ आ रही है? बस, तो अब आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो नेट इंटेंसिटी अगर बोली जाए, नेट इंटेंसिटी एट बी पे नेट इंटेंसिटी क्या क्या है? तो देखो, एक तो डायरेक्ट की वजह से थी I1, जो कि थी P बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि P बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, प्लस रिफ्लेक्शन की वजह से कितनी आई है? तो वो आई है 16/81 ऑफ I2। 16/81 ऑफ I2, और I2 हमें कितना मिला है? P बाय 64 पाई एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ आई क्या? तो ये सीधा सा आपको मिल गया, यही होगी आपकी फाइनल इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटेंसिटी निकाल लेते हैं,
फिर आप क्या करते हो, ये सिमिलर ट्रायंगल देख लेते हो, सीधी सी बात है, कैसा भी मिरर हो प्रोसेस यही रहने वाला है, कैसा भी मिरर हो प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ गिरने वाली टोटल एनर्जी यहाँ गिरने वाली टोटल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। एनर्जी को इंटेंसिटी इनटू एरिया कर देते हैं, tan थीटा से हम रिलेशन निकालते हैं, और फाइनली नेट इंटेंसिटी जो हम बताते हैं, ये फॉर्मूला याद रखो आप, तो नेट इंटेंसिटी जो होगा वो होगा आई डायरेक्ट प्लस आई रिफ्लेक्टेड। बिल्कुल एनर्जी आप देख सकते हो जो इस पे गिरी है एग्जैक्टली वही एनर्जी वहां गिरी है, तो एनर्जी को हमने इक्वल कर दिया। अरे बात समझ आई? कर्व्ड मिरर के केस में भी ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि लगभग पैरेक्सियल रेज रहती हैं, तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ बात माननी है। मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ा चैप्टर है, सिर्फ बात माननी है, ठीक है। अच्छा देखो, ये पूरी रामायण मैंने की, या करवा ही लेता हूँ तुमसे, करो सवाल। बताओ भाई, नेट इंटेंसिटी एट ओ आपको बतानी है, क्या होगी? ठीक है ना, इसको मैं आई बोल देता हूँ, आई नॉट, तो आई नॉट के टर्म्स में आंसर दे पाओगे आप भी। पी अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर को मैं आई नॉट बोल देता हूँ, तो आई नॉट के टर्म्स में आंसर बताओ। तो देखो भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं डायरेक्ट इंटेंसिटी लिख लेता हूँ I1, जो कि इसके ऊपर सीधे सीधे आ जाएगी। वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P बाय 4 पाई 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहली इंटेंसिटी आ गई। दूसरी रिफ्लेक्टेड हमें चाहिए, तो पहले मैं निकाल लूंगा इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे इसके लिए, तो 1/f यानी कि -2x -3x बराबर 1/v -1/2x। 1/v की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/2x -1/3x, यानी v की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -6x। v -6x है, यानी यहाँ पे हमारी इमेज 1 बनी होगी I1, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखो अगर आप डायग्राम, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये आपकी पहली इमेज बनी है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है मिरर के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 6x है, तो ये डिस्टेंस रह जाएगी 2x। तो इमेज 2 जो बनने वाली है वो यहाँ बनेगी I2, कुछ यहाँ पे,
और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी होगी 2x। समझ आ रहा है? तो अब बस क्या होगा कि यहां से रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, मिरर के ऊपर गिरेगी कुछ इस तरह से, तो हमें यहां गिरने वाली एनर्जी, ठीक है ना, और यहां गिरने वाली एनर्जी, अच्छा v पॉजिटिव आया है क्या, अच्छा v +6 आया है, फिर तो डायग्राम अलग हो जाएगा। v आपका अगर +6 आ रहा है यानी कि उस तरफ बनी होगी इमेज, ठीक है ना, यहाँ पे बनी है हमारी पहली इमेज और ये डिस्टेंस आई है हमारी कितनी, 6x, तो फिर इसके ऊपर जाके गिरने वाली है रेस, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप देखोगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x + 8x यानी कि 14x। तो ये जो इमेज I2 बनाने वाला है वो यहाँ से कितनी दूरी पर बनाने वाला है, 14x दूरी पर बनाने वाला है। समझ आ रही है क्या बात? इस तरह का डायग्राम बनेगा कुछ, अच्छा सा मैं अगर ड्रॉ करूं, ठीक है ना। हाँ, तो रेज कुछ यहाँ से आती हुई ऐसी लगेंगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली तो हमें इससे मतलब है कि रेज इस तरफ कैसे जा रही होंगी, ये देख सकते हो। तो यहाँ की एनर्जी और इस एनर्जी को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो देखो tan थीटा क्या आएगा, यहाँ रेडियस अगर r मान ले तो tan थीटा आएगा r/14x, ये इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ y है, ठीक है ना। तो y बाय टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 8 और 14 यानी कि कितना हो गया, 22। तो y आपको मिल गया कितना, 22r/14, ये आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। अब बस एनर्जी इक्वल करनी है, यानी कि πr² इंटू आई रिफ्लेक्टेड या I2, ये इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अगर IR है तो IR इंटू πy², ठीक है ना। यहाँ से हमें I रिफ्लेक्टेड मिल जाएगी, I2 हम निकाल ही सकते हैं, I2 तो सिंपली क्या हो जाएगा, P/4π, यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी, 6x। समझ आ रहा है? इसे यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? क्या ये मेथड थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है तुम्हें, है ना? तो इसे देखो आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। देखो मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था क्योंकि तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा आता क्यों है, पर अब इसे करने का आसान तरीका भी है। जैसे यही क्वेश्चन में उठा लेता हूँ, सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या था, ये इस तरह का है ना। ये डिस्टेंस हमें दिया गया था 8x और इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई थी 2x, है ना, शायद 2x नहीं 3x, फोकल लेंथ 3x और यहाँ हमारा सोर्स है जो कि डिस्टेंस पे कितनी, 2x डिस्टेंस पे, और ये आपका पॉइंट O है जहां आपको नेट इंटेंसिटी बतानी है। अच्छा I1 में तो किसी को दिक्कत हुई नहीं होगी, P/4π2x का होल स्क्वायर, इसमें किसी को दिक्कत हुई नहीं। उसके लिए इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाने में भी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v हमें मिला था 1/2x माइनस 1/3x, तो v आपको मिला था +6x, ठीक है ना। यानी कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, यहाँ पे फॉर्म हुई थी। अच्छा यहाँ पे फॉर्म हुई थी आपकी पहली इमेज जो फॉर्म हुई है, कितनी दूरी पे, यहाँ से 6x दूरी पे। इसके बाद देखो सारा कचरा शुरू हुआ इसी के बाद था, है कि नहीं। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो दूसरी इमेज प्लेन मिरर बनाएगा वो कहाँ बनाएगा,
तो आपको साफ दिख रहा है ये 8x है, ये 6x है, तो वो जो इमेज बना रहा होगा वो 14x पीछे बना रहा होगा। अब मेन दिक्कत आती है हमें ट्रायंगल बनाने में और वो सब एनर्जी वगैरह इक्वेट करने में, तो वहीं सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखो मैं आई रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आई रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली लिखने के लिए आप I2 को एक दूसरी ऑब्जेक्ट मान लो जिसकी पावर कितनी है, P है। ध्यान से सुनो, जो हमें इमेज चाहिए जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, आपको ये पता है कि I2 से ही रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसके ऊपर गिरेगी और उसी की वजह से इंटेंसिटी ऐड होने वाली है, तो इसे खुद P पावर की ऑब्जेक्ट मान लो। तो इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी P अपॉन 4 पाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 14x प्लस 8x यानी 22x का होल स्क्वायर। और आपका आई नेट का आंसर सिंपली क्या है, आई नेट का आंसर है I1 प्लस IR। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या? देखो जरा, पहले क्वेश्चन में भी हम ये कर सकते थे डायरेक्टली। इस क्वेश्चन में आप अगर देखो आंसर क्या आ रहा है, तो आपका ये आंसर आया था P बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमें पता ही था। रिफ्लेक्टेड क्या आई है ये देखो जरा, रिफ्लेक्टेड क्या आई है ये देखो जरा, रिफ्लेक्टेड क्या आई है आपके पास, तो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी आई है, इसको काट दूं मैं अगर, तो P बाय 81 4 पाई एक्स स्क्वायर, और देखो यहां से डिस्टेंस कितनी थी 4x और 8x यानी कि 9x। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी को मैं क्या कह सकता था, मैं उसे कह सकता था P बाय 4 पाई 9x का होल स्क्वायर। तो देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे कि दूसरी इमेज जो हमारी फॉर्म हुई है उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाओगे और आंसर लिख दोगे। समझ आ रहा है? उससे हम क्या लिख देंगे, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी लिख देंगे। तो ये सब जो ट्रायंगल वगैरह बनाना है वो सब स्किप हो जाएगा। अरे ये तो अच्छा है ना, अब तो खुश हो सकते हो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, आसान है, डेटा एकदम तुम्हारा जान पहचान वाला ले रहा हूं। तो ये फोकल लेंथ ले लेता हूं मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये दूरी ले लेता हूं मैं 70 सेंटीमीटर। P तो भाई चारों तरफ एनर्जी रेडिएट करता है, दोनों साइड क्या होता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएट करता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना, ठीक है। पावर हम ले लेते हैं P है